नमस्कार। तो देखिए 20 मई 2024 को जो था वो पेपर कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट इंजीनियर का, और ये पेपर जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो कंडक्ट किया गया था। तो ये पेपर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, इस पेपर को जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन का आने वाला एग्जाम है वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर लिंक कर कर पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली आप 100% श्योर जो है क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही तरीके से सुमेलित नहीं किया गया है, मतलब सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। देखो सही तरीके से मैच कौन सा नहीं किया गया है ये हम जानेंगे। सबसे पहले डाडा सिबा दिया गया है, ये क्या कांगड़ा में पड़ता है, और दूसरे पर छांगो दिया गया है, क्या ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, तीसरे में जैतक दिया गया है, क्या ये सिरमौर में पड़ता है, और चौथे में कसोल दिया गया है, क्या ये कुल्लू में पड़ता है। तो डाडा सिबा देखो बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। हम पढ़ते रहते हैं कि डाडा सिबा ये बाबा कांसीराम जी का जो है वो कर्मस्थल रह चुका है, जन्मभूमि इनकी रह चुकी है, और यहाँ से ये संबंध रखते थे। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बिल्कुल सही बात होगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं कसोल की, तो कसोल आप पढ़ते हैं टूरिस्ट प्लेस है, कुल्लू में जो है वो पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आप जातक पढ़ते हैं, जातक फोर्ट आपने पढ़ा है, जातक फोर्ट देखो ये सिरमौर में ही जो है वो पड़ता है। जातक उस टाइम की बात है जब पहले तो क्या हुआ था, पहले गोरखाओं को जो था वो आमंत्रित किया गया था कि आप आओ कांगड़ा के ऊपर अटैक करो। जब उन्होंने कांगड़ा को हरा दिया, संसार चंद को हरा दिया, वहाँ से संसार चंद को अपने किले में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। तो उसके बाद जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ जो था वो गोरखाओं का सामना हुआ था। ब्रिटिशर्स के साथ गोरखाओं का जब सामना हुआ था तो अमर सिंह थापा, इनके पुत्र हुआ करते थे रणजौर सिंह। रणजौर सिंह ने जो था वो क्या किया था, नाहन का जो ये जातक किला है ना, जातक किले से जो था वो अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया था, और भारी क्षति जो था वो उनको उस टाइम उन्होंने पहुंचाई थी। तो उस टाइम की ये बात है। जातक फोर्ट है, तो यहाँ से आपने ये लिंक करना है। बच जाता है चांगो। चांगो देखो क्या ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में नहीं पड़ता, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। ये हांगरंग वैली जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है, वहाँ का एक विलेज है, तो ये ध्यान रखना है आपने कहाँ पर ये पड़ता है, हांगरंग वैली में ये पड़ता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि छांगो जो है ना, यहाँ पर जिप्सम के भंडार भी जो है वो मिलते हैं, तो ये जिप्सम के लिए भी जो है वो जाना जाता है। दूसरा हम एक और विलेज की अगर हम साथ में ही बात कर लें तो हम बसपा वैली जो है वो पढ़ते हैं। बसपा वैली जिसको सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, इसका जो है वो हम पढ़ते हैं कि अंतिम इस घाटी का जो अंतिम विलेज है उस विलेज का क्या नाम है, तो छितकुल नाम है उस विलेज का, वो आपने ध्यान रखना है। वो भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो छितकुल विलेज जो है वो लास्ट विलेज है और इसी वैली में जो है ये पड़ता है। तो हर एक ऑप्शन के बारे में हमने क्लियरली जान लिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ एक पीक्स दी गई हैं, आपको हाईएस्ट पीक जो है वो बतानी है, इनमें से कौन सी है। ये क्वेश्चन देखो हमने बहुत बार पढ़ा है पीक्स के बारे में, उनका एल्टीट्यूड। सिल्ला तो आपको पता है हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की, परंतु उसके बाद की जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनके ऊपर भी मैंने काफ़ी फोकस जो है वो इसने स्लाइड में कर रखा है। एक बार फिर से जो है वो अच्छा मौका यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन सी पीक्स का एल्टीट्यूड जो है वो कितना है। सबसे पहले मैं सिल्ला पीक जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। सिल्ला पीक जो कि हाईएस्ट पीक कही जाती है, 7025 मीटर एल्टीट्यूड जो है वो उसका है, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ती है। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर एक पीक दी गई है जोरकादेन। जोरकादेन पीक की जो यहाँ पर दी गई है इसका एल्टीट्यूड कितना है, 6473 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी गिफांग गेह पीक दी गई है। ये जो गिफांग गेह पीक है ये कहाँ पर पड़ती है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है, और इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड है 6050 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका एल्टीट्यूड है। इसका पिसू पीक जो है वो दी गई है, ये पिसू पीक कहाँ पर पड़ती है, ये किन्नौर में जो है वो पड़ती है, और इसका एल्टीट्यूड कितना है, 5672 मीटर एल्टीट्यूड इसका है, ये आपने ध्यान रखना है। एक यहाँ पर गुशु पीक दी गई है, गुशु पीक कहाँ पर पड़ती है, ये भी किन्नौर में ही पड़ती है, और इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड जो है 5607 मीटर है, ये आपने ध्यान रखना है, 5607 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। तो इनमें से एक पीक जो हमारी स्टार्टिंग की थी जोरखादेन पीक, ये कहाँ पर पड़ती है, ये भी किन्नौर में पड़ती है। तो किन्नौर में ये 3 पीक्स पड़ती हैं। गिफांग गे जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें कि हाईएस्ट पीक इनमें से कौन सी है, तो जोरखादेन पीक हाईएस्ट जो है वो आ गई, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। यहाँ से आपने सिल्ला पीक के बारे में जान लिया। इंपॉर्टेंट जो 4 पीक्स ऑप्शन में दी गई हैं उनके डिस्ट्रिक्ट जान लिए, वो कहाँ पर पड़ती हैं वो जान लिए। सिल्ला पीक भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही पड़ती है, वो उसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं है कोई।
तो ये सारे हो गए। अभी हम किन्नर कैलाश के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो भी किन्नौर में ही पड़ता है और वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, वो 6500 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है किन्नर कैलाश, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। हम सोलंग वैली के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, तो सोलंग पीक भी है, सोलंग पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है और उसका एल्टीट्यूड 5975 मीटर है, वो आपने उसका एल्टीट्यूड जो है वो ध्यान रखना है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका रिवीजन जो है वो साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए ये है किन्नौर जिले का गठन एक जिले के रूप में जो था वो कब किया गया था, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट तेलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है वो हिमाचल की तेली जो कम्युनिटी है उसके बारे में सही दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग एक स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। तेली कम्युनिटी के बारे में आपको करेक्ट वन जो है वो बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए क्या बोला गया है, बोलते हैं दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, कि ये हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी जो है वो होते हैं, पहली में ये कहा गया। दूसरी में कहा गया है कि दे आर लिस्टेड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो लिस्टेड है हिमाचल प्रदेश में। तीसरे में बोला गया है द हिंदू तेलीज आर लार्जर इन नंबर, की हिंदू तेलियों की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। चौथे में बोला गया है कि देयर वुमेन इंजॉय इक्वलिटी विद मैन, कि इनकी स्त्रियां जो है वो पुरुषों के बराबरी जो है वो रखती हैं, मतलब उनको बराबर का अधिकार जो है वो मिलता है। अगर हम बात करें कि तेलीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो तेलीज के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है कि इनका तेल से रिलेटेड ही ऑक्यूपेशन जो है वो होता है और इसीलिए इनको तेली जो है वो कहा जाता है। और हिंदू और मुस्लिम ये दोनों होते हैं, पहली ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हिंदू और मुस्लिम जो है ये होते हैं, दोनों ही होते हैं, हिंदू और मुस्लिम। ओवरऑल कौन से हिमाचल के ये डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, तो हिमाचल के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको ये मिल जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फैले हुए हैं। बाकी की स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ना ही ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ना ही ऐसा है कि हिंदू तेलियों की जनसंख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम तेलीज, ऐसा नहीं है। इनकी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का अधिकार मिलता है या बराबरी रखती हैं, ये भी सही नहीं है। ये सही है बिल्कुल कि दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, और तेल से रिलेटेड इनका काम होता है इसलिए इनको तेली कहा गया। इनकी स्क्रिप्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनकी स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, तो मैं यहाँ पर इनकी स्क्रिप्ट लिख देता हूँ कि इनकी स्क्रिप्ट क्या है, तो परसो अराबिक, परसो अराबिक, ये मैं इनकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है वो इनकी स्क्रिप्ट है, इसको भी साथ में नोट करना। देखो लगभग ये हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, और जो मुस्लिम तेलीज जो होते हैं ना, इसमें मोस्टली ये शेख होते हैं और ये पठान जो हैं वो होते हैं। कुछ एक अभिलेखों से ये जानने को मिलता है कि तेली ओरिजिनली जो था वो हिंदू हुआ करते थे, परंतु ये बाद में चलकर कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, और फिर ये जो था वो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में जो था वो पाए गए। तो ये ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो कमीशन के द्वारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखो अभी ना पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही थोड़े दिन बच गए हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी दिन रात एक करके मेहनत कर सकते हैं ना उतनी कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम है ना उसके बाद हो जाएंगे, परंतु पेपर उसके बाद नहीं होगा, पेपर एक बार ही ये होगा, और जितनी दिन रात करके मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए। और बाकी के काम, फ़ोन चलाना और छोटे मोटे काम, उनको कुछ टाइम के लिए जो है वो होल्ड पर रखिए, बाद में कर सकते हैं आप इजीली। पीजीटी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है ना आपके लिए अभी ना, इसमें एक पेपर होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट सीधी बन जाएगी, आपके अच्छे नंबर अगर आते हैं तो सीधा आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, मतलब नंबर नहीं लगेंगे, डॉक्यूमेंट तो चेक होंगे परंतु वो नंबरों वाली डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है, सीधा जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अच्छा स्कोर करके जो है वो ले सकते हैं। अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, बाकी तो भाग्य की बातें होती हैं, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हु वॉज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 2011। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में ये पूछा गया है कि 2011 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो था वो कौन हुआ करते थे। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ के स्पीकर कौन थे, कौन हैं, इस तरह के स्पीकर जो, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 2011 की, स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है 2011। अभी तक हम गवर्नर पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने गवर्नर रिवाइज किए हैं, हमने जो है चीफ जस्टिस पढ़ लिए हैं हिमाचल के। ठीक है, जिस तरह से हम अलग अलग चीज़ों के नोट्स बनाते रहते हैं, नोट्स बनाना ज़रूरी है जी, नोट्स बनाया करें बार बार। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, नाम तो आपने सुना होगा इनका। 2013 में जो था, जब सरकार बनी थी तब ये जो था वो स्पीकर बने थे, ये आपने ध्यान रखना है, 2013 के बाद स्पीकर रहे। यहाँ पर गुलाब सिंह का नाम दिया गया है। अगर हम गुलाब सिंह की बात करते हैं तो ये क्या स्पीकर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। देखो ये 1998 में स्पीकर बने थे, 1998 में,
2003 तक लगभग जो था ये रहे थे, 2003 तक जब तक सरकार रही तब तक ये स्पीकर रहे थे। गंगूराम मुसाफिर का नाम दिया गया है, ये भी स्पीकर बने थे। 2003 में इनका जो गुलाब सिंह थे इनका कार्यकाल खत्म हुआ, 2003 में फिर इनको स्पीकर बनाया गया नई सरकार में, और नई सरकार में ये स्पीकर बनते हैं। 2008 तक जो है वो यही स्पीकर रहते हैं। और तुलसीराम की अगर हम बात करते हैं तो तुलसीराम 2008 में स्पीकर बनते हैं, 2008 में स्पीकर बनते हैं और 2013 तक ये स्पीकर जो है वो बने रहते हैं। तो इस हिसाब से 2011 में स्पीकर कौन थे? तुलसीराम जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर थे। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर बने थे जो जयवंत राम थे, वो बने थे 1952 में ये बने थे। 1952 से 1956 तक ये रहे थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ही दूसरे स्पीकर जो था वो कौन बने थे? करम सिंह जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे स्पीकर बने थे। 1956 में ये बने थे, 1962 तक ये रहे थे। तीसरे स्पीकर कौन बने थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के? तो देशराज महाजन तीसरे स्पीकर जो था वो बने थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। 1963 में ये बने थे और 1967 तक जो था ये रहे थे। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो है और अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो है वो कौन है, तो अभी हम बात करें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, तो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, तो स्पीकर का नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। अब स्पीकर जो चुने जाते हैं ना विधानसभा के, वो एमएलए जो चुने, इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं उनमें से ही किसी को स्पीकर बनाया जाएगा। अब उनमें से ही जब कोई स्पीकर बनाया जाता है तो कुलदीप सिंह पठानिया चुने हुए एमएलओ में से ही चीफ स्पीकर बनाए गए। कौन सी विधानसभा से जो था ये चुने गए, ये कौन सी विधानसभा से चुनकर जो है वो आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की भटियात कॉन्स्टिट्यूंसी से जो था वो चुनकर आए और ये जो है वो स्पीकर बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। अभी देखो स्पीकर होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट टाइम में कौन है। प्रेजेंट टाइम में डेप्यूटी स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के हैं विनय कुमार। विनय कुमार का नाम आपने ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही ऑब्वियसली ये हैं और कौन से जिले से जो है ये संबंध रखते हैं, इनके कौन सी जिले से या फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये संबंध रखते हैं और श्री रेणुका जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना वहाँ से ये संबंध रखता है। रेणुका, अगर रेणुका जी की बात हो रही है तो रेणुका जी जो लेक है ना वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो आ जाती है, वो भी नोट करना है। तो ये हमने सारा जान लिया डिटेल से यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज़ नॉट ऑफ अ पैगोडा स्टाइल। ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो सकता था, हमने हर एक मंदिर हिमाचल का बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से उनके स्टाइल के बारे में जाना है। खासकर पैगोडा स्टाइल जो कि हिडिंबा माता का मंदिर है मनाली में, ये तो पैगोडा स्टाइल में बना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नग्गर में जो है वो स्थित है, नग्गर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ता है। एक इसका शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था इस मंदिर का, तो ये भी जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है, नग्गर में जो है ये स्थित है, पैगोडा स्टाइल में ये बना हुआ है। बिजली महादेव मंदिर की अगर हम बात करें, बिजली महादेव मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ता है, ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में है? देखो ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर जो बना हुआ है ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ पैगोडा स्टाइल, ये मंदिर जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल ये हो गया। और अगर हम बात करें कामेश्वर मंदिर की, कामेश्वर मंदिर जो है ये भी पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है और ये कामेश्वर मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट मंदिर है। तो देखिए जी, अब यहाँ पर ना पैगोडा स्टाइल के मंदिर आपसे और भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया ना कि सी आंसर इसका सही आंसर है, बिजली महादेव मंदिर, ये पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है। पैगोडा स्टाइल के इंपॉर्टेंट मंदिर आप जानिए, जैसे कि हिडिंबा माता का मंदिर हो गया, ये मनाली कुल्लू में जो है वो पड़ता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया, ये नग्गर कुल्लू में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक यहाँ पर जो है वो आदि ब्रह्मा टेम्पल है कोखान में, कुल्लू में, ये आपने ध्यान रखना है। प्राचर टेम्पल हो गया कुल्लू का, त्रियुगी नारायण मंदिर हो गया कुल्लू का, ये सारे मंदिर जो है वो पैगोडा स्टाइल में बने हुए हैं। अगली बार एग्जामिनर जो है वो स्मार्ट स्टेप लेकर पेंट रूफ स्टाइल पूछ लेगा, तो पेंट रूफ स्टाइल में बिजली महादेव मंदिर बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। एक काली मंदिर है, काली देवी मंदिर मृकुला जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहाँ पर वो मंदिर भी जो है पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल शक्ति देवी टेम्पल जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी में जो है वो स्थित है, ये भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अभी कल जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था 7वीं सेंचुरी में। और लक्षणा देवी मंदिर जो कि पेंट रूफ स्टाइल में ही बना हुआ है, वो भी मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था, चंबा के ये राजा थे। तो इतना ध्यान रख लेना, ये सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर एग्रीकल्चर सेंसर 2015-16। तो बोलते हैं कि 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो भूमि धरण है यानी कि लैंड होल्डिंग है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। हम लैंड होल्डिंग के बारे में हज़ारों बार पढ़ चुके हैं हिमाचल की, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें हमने ये पढ़ रखा है, चाहे वो डेली की वीडियोज़ हो गई या फिर वो प्रीवियस पेपर क्यों ना हो। अब यहाँ पर बोलिए पहली स्टेटमेंट में देखिए बोला गया है कि एवरेज होल्डिंग साइज इज़ 0.80 हेक्टेयर, कि हिमाचल में जो एवरेज होल्डिंग साइज है लैंड का वो 0.80 हेक्टेयर है। दूसरे में बोला गया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ओ 85% लैंड, की स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है वो 85% भूमि जो है वो उसके स्वामी हैं। अगले स्टेटमेंट में बोलते हैं कि सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर जो है वो 10.85% भूमि के जो है वो मालिक हैं। उससे अगली स्टेटमेंट में बोला गया है कि लार्ज फार्मर जो है वो 0.70% भूमि के जो है वो के मालिक हैं। देखो एवरेज लैंड होल्डिंग की बात करते हैं तो ये 0.80 हेक्टेयर नहीं है, ये 0.95% है, 0.95 हेक्टेयर है, सॉरी, ये हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है, तो 0.95 हेक्टेयर आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से हम ना फार्मर्स के पास जानते हैं कि कितनी % होल्डिंग जो है वो उनके पास है लैंड की। हमने ना फार्मर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। एक तो लार्ज फार्मर आते हैं, लार्ज फार्मर के बाद एक मीडियम फार्मर जो है वो आते हैं, मीडियम के बाद एक सेमी मीडियम फार्मर भी जो है वो आते हैं, सेमी मीडियम के बाद एक स्मॉल फार्मर जो है वो आते हैं, स्मॉल फार्मर के बाद जो है एक मार्जिनल फार्मर जो है वो आते हैं। ठीक है जी, इनको जो है वो इस तरह से डिवाइड किया गया है। हम बात करते हैं कि इनके पास कितनी % होल्डिंग जो है वो है। लार्ज फार्मर के पास जो है वो 0.30% होल्डिंग जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह बात की जाए मीडियम फार्मर की तो इनके पास 2.60% होल्डिंग जो है वो है। सेमी मीडियम की बात की जाए तो सेमी मीडियम के पास जो है वो 8.25% होल्डिंग जो है वो है। स्मॉल फार्मर्स की बात की जाए तो स्मॉल फार्मर्स के पास 17.45% जो है वो इनके पास होल्डिंग है। और अगर मार्जिनल फार्मर की बात की जाए तो इनके पास 71.45% होल्डिंग जो है वो है। ये एग्जैक्टली जो है वो होल्डिंग का साइज़ है किसानों के पास। और अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को, जो 3 स्टेटमेंट हमारे पास बच गई। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, ये हो गए स्मॉल और मार्जिनल, क्या ये 85% कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो अप्रॉक्सीमेटली 88%, एग्जैक्टली 88.9% जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। सी स्टेटमेंट बची। सी स्टेटमेंट में बोलते हैं सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर जो हैं क्या 10.85% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हैं सेमी मीडियम और मीडियम, बिल्कुल सही बात है। अगर इनको ऐड करेंगे तो 10.85 ही जो है वो आएगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर जो है 10.85% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और लार्ज फार्मर का तो आप सीधा साधा देख रहे हैं कि ये 0.30% कंट्रीब्यूट करते हैं इंस्टेड ऑफ 0.70। ये 0.70 नहीं 0.30 जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल करेक्ट जो है वो जान लिया। ठीक है जी, तो लैंड होल्डिंग का ये साइज़ आपको पता चल गया 0.95 हो गया। बाकी क्वेश्चंस भी हमने यहाँ से पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन ना मैंने पीजीटी की टेस्ट सीरीज में भी आपको करवाए हुए हैं। पीजीटी की टेस्ट सीरीज का एक इकोनॉमिक सर्वे का मैंने अलग ही पार्ट जो है वो डाल दिया था, अभी कुछ दिन पहले देखना आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर, जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है हमारा उसके ऊपर जाकर। तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से आप और भी इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ आप नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, अवेल कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि देखो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कम दिन रह गए। जितनी मेहनत कर सकते हैं जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, सब चीज़ों को कुछ दिनों के लिए भूल जाइए और जी जान लगाकर जो है वो चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं। पेपर 1 का मैंने बता दिया, पास होना ज़रूरी है। हमारी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच हिमाचल्स क्रूड बर्थ रेट नॉट लेसर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिसमें से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो प्रकृत रूप से इनकी क्रूड बर्थ रेट है वो सबसे नीचे नहीं है। तो हिमाचल से नीचे नहीं है ये पूछा गया है कि हिमाचल की जो क्रूड बर्थ रेट है वो नीचे नहीं है। तो हिमाचल की पहले क्रूड बर्थ रेट पता होनी चाहिए आपको, कितनी है, वो है 15.3%। ये आपने ध्यान रखना है, 15.3 जो है वो क्रूड बर्थ रेट है हिमाचल की। यहाँ पर ऑप्शन में हरियाणा दिया गया है तो हरियाणा की है 19.9, ये आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर पंजाब जो है वो दिया गया है। अगर हम पंजाब की क्रूड बर्थ जानेंगे तो वो 14.3 जो है वो है।
और यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन में दिया गया है। उत्तराखंड की अगर आप जानेंगे कि उत्तराखंड की जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर 16.6 जो है वो उत्तराखंड की है। रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की अगर आप जानेंगे तो भारत की है 19.5, ये आपने ध्यान रखना है। तो भारत का भी आपने जान लिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इनका भी आपने जान लिया। अब देखो हिमाचल से नीचे किसकी है, हिमाचल की है 15.3, तो 19.9 15.3 से ज़्यादा हुआ, 16.6 भी ज़्यादा हुआ, 19.5 भी ज़्यादा हुआ, तो पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब की जो है वो हिमाचल से कम है, या फिर यूं कह लीजिए कि हिमाचल की जो क्रूड बर्थ रेट है वो पंजाब से ज़्यादा है, यूं भी आप कह सकते हैं। तो यही अगर क्वेश्चन पूछा गया ना क्रूड बर्थ रेट के बारे में, तो यही पूछा जाएगा। और एग्जैक्टली कभी भी ये क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, मैच करने को दे देंगे आप तब भी जो है वो ठीक कर लेंगे। इसको आप लिख ही लीजिए नोट्स में, अपने नोट्स में लिख ही लीजिए, फिर नहीं गलत होता ये। तो ठीक है, ये आपने नोट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है बस वही यहाँ पर पूछी गई है। अब देखो क्या ये सारा डाटा आपको याद रह जाएगा? देखो यहाँ पर तो ही समझदारी बरतने की ज़रूरत है। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ डाटा जो है वो याद रखना है। लिमिटेड नंबर ऑफ डाटा जो याद रखना है, परंतु वो बहुत बार रिवाइज करना है। आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना है अभी हम डिस्कस करते हैं। HPSSC में ये बहुत बार पूछा गया है, हमने पढ़ा है कि हिमाचल की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो 5.71% है। ऑप्शन डी आप बिल्कुल सही जो है वो कर देंगे। ठीक है, अब आपको किस तरह से ध्यान रखना है? आपको हिमाचल का ध्यान रखना है कि हिमाचल का जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अब डाटा क्या है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपने हाईएस्ट पहले सबसे ध्यान रखना है, तो आपको पता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो है वो कितना डाटा है, 81.44%, ये लाहौल स्पीति का डाटा है। लाहौल स्पीति के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है हाईएस्ट? दूसरे नंबर पर हाईएस्ट जो है वो आता है शेड्यूल्ड ट्राइब में किन्नौर। किन्नौर का कितना है, 57.95 जो है वो किन्नौर का है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब आपने तीसरे नंबर पर भी जो है वो हाईएस्ट ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर हाईएस्ट है चंबा। चंबा का है 26.10%, ये आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट के 3 हो गए और अब लोएस्ट के 3 ध्यान रखने हैं। लोएस्ट में सबसे पहले आता है हमीरपुर। हमीरपुर का 0.67% है ये शेड्यूल्ड ट्राइब का डाटा परसेंटेज। और अगर हम लोएस्ट नंबर 2 पे बात करते हैं, तो लोएस्ट नंबर 2 पे जो है वो हमीरपुर के बाद शिमला जो है वो आ जाता है। शिमला का 1.08% है, कितना, 1.08% है। शिमला के बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? शिमला के बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है आपका ऊना। ऊना का कितना है, 1.65% जो है वो ऊना का है, ये ऊना का ध्यान रख लेना। आपने 6 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए, आपके पास 50% डिस्ट्रिक्ट आपने कवर कर लिए और 50% जो है वो बच गए। ऑब्वियसली अगर आप 12 का 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे भी तो याद नहीं रहेंगे। बस ये 6 आपको ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शंस देखनी है और ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और फाइनली आप कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे फिर। और ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है वो क्रैक होंगे। इतना बड़ा डाटा किसी को भी याद नहीं रहता, और याद कैसे होगा? हमने एक बार रिवाइज कर लिया, 2 दिन बाद हम अगली आने वाली वीडियोस में फिर से रिवाइज करेंगे। आधा आपको अपने नोट से याद हो जाएगा, आधा हम बार बार रिवाइज करेंगे तब याद हो जाएगा, और ये चीज़ें आपको नहीं भूलने वाली फिर, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मिशन एलाइड में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको पता है जब से हमने मिशन एलाइड चलाया हुआ है पिछले साल से, तब से चीज़ों को हमने इतनी बार रिवाइज़ किया है, 100 से ज़्यादा पार्ट हो चुके हैं, इतनी बार रिवाइज़ किया है कि अब तक चीज़ें याद हो गई हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम वो सेटअप 25 जनवरी 1989 की। ये हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के 25 जनवरी 1989 को स्थापित किया गया था। आगे बोलते हैं देयर वाज नो वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश असेंबली अप टू 1971 की। हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट थी क्या उसमें कोई भी महिला मंत्री नहीं थी 1971 तक। तीसरे में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको 1963 में रिवाइव किया गया था, पुनर्जीवित किया गया था। चौथे में बोलते हैं केसी शर्मा कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर द बेनामी प्रॉपर्टीज़ इन हिमाचल प्रदेश की। केसी शर्मा कमेटी हिमाचल प्रदेश में बेनामी संपत्ति को जो है वो इंक्वायर करने के लिए जो था वो बनाई गई थी। ये क्वेश्चन देखो एलाइड की टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया है कि केसी शर्मा कमेटी कब बनाई गई थी। वो 2008 में बनाई गई थी, और डिटेल में मैंने वहाँ पर क्या समझाया है कि केसी शर्मा कमेटी जो था वो क्यों बनाई गई थी। ये बनाई गई थी ताकि हिमाचल के मंदिरों का स्टेटस पता लगाया जाए, कौन से सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं कंट्रोल। तो ये केसी शर्मा चेयरमैन थे इस कमेटी के, इनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी से नहीं है, टेम्पल से रिलेटेड है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है।
बाकी देखो, हिमाचल प्रदेश असेंबली रिवाइव की गई थी, बिल्कुल सही बात है ये कि 1963 में रिवाइव की गई थी, ये सही बात है। चौथी स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में क्या कोई भी महिला कैबिनेट मेंबर नहीं रही थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हिमाचल प्रदेश में अप टू 1971 कोई भी महिला जो था वो कैबिनेट मंत्री नहीं रही थी। और अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो महिला विकास निगम है उसको 25 अप्रैल 1989 को जो था वो इनकॉर्पोरेट किया गया था या फिर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं ना इस हिमाचल महिला विकास निगम की, तो इसको 1989 में तो किया गया था, परंतु 10 अप्रैल को किया गया था, 25 नहीं 10 अप्रैल को किया गया था, 1989 में ही किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। देखो कितने टच करके क्वेश्चंस डेट्स दी गई हैं अप्रैल महीने की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इसमें सही है, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास सही दी गई हैं। देखो अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। एलाइड सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करना। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एलाइड के साथ साथ आप, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा, आपकी प्रोग्रेस भी इम्प्रूव होगी अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं। और देखो यहाँ से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी वो कौन थी और कब से लेकर कब तक उनका कार्यकाल था, ये आपने कमेंट करके बताना है। बाकी अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और देखिए ये जितने भी हम पेपर रिवाइज कर रहे हैं इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपने कहा था, वो प्लेलिस्ट बन गई है, उस प्लेलिस्ट को देख लेना। दूसरा जो भी रिमेनिंग सेक्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी ही, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर का, ये पक्की बात है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।